हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट का मेडिवल हिस्ट्री सब्जेक्ट का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हम क्या देख रहे हैं? दिल्ली सल्तनत। जैसे आपको मालूम है कि हमारा यूपीएससी के अलावा कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, एसएससी या रेलवे का हो, या फिर हमारे स्टेट एग्ज़ाम हो, हमारे टेट के एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री का पार्ट है, उस हिस्ट्री के पार्ट्स में मेडिवल हिस्ट्री बराबर पूछे जाने वाला एक हिस्सा है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आज का ये वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आज हम जो लेके आए हैं ये सीरीज में रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है कि दिल्ली सल्तनत को शुरुआत से हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ते हैं, हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो रिजीम रहता है वो 1206 से लेकर 1526 एडी तक रहता है। ठीक है, जब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको ये समझना होगा कि इस रिजीम को जो 1206 से लेकर 1526 का है उसको दिल्ली सल्तनत आखिर क्यों बोला गया। इसके कई इतिहासकार अलग अलग रीजन बताते हैं। जो प्रमुख रीजन समझ में आते हैं वो यही है कि उस समय जो शासन शासन का जो केंद्र बिंदु था वो हमारा दिल्ली ही था, और जो उस समय का जो शासन का प्रमुख पद हुआ करता था वो सुल्तान ही हुआ करता था। इसलिए उस रिजीम को क्या बोला गया? दिल्ली सल्तनत बोला गया। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत का जो रिजीम था वो एक तरह से भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। क्यों? क्योंकि इससे पहले तक भारतीय समाज में मुस्लिम समाज का आविर्भाव जो हम देख चुके थे, उसकी पहली बार उसके हाथों में शासन की बागडोर आती है, जिस वजह से भारतीय समाज में काफी अधिक बदलाव आते हैं। क्यों? अभी तक जो भी शासन की बागडोर थी हिंदू शासकों के पास, उसमें ज्यादातर क्या था? हिंदू मान्यताओं के अनुसार ही शासन का स्वरूप देखा जाता था। पर यहां पर भारतीय समाज ने पहली बार क्या देखा? जो मुस्लिम मान्यताएं थी, इस्लामिक मान्यताएं थी, उनके हिसाब से शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक संघर्ष का रूप भी देखते हैं, एक दमन का दौर भी देखते हैं, इसके अलावा एक सृजन का रूप भी यहां पर हमको देखने को मिलता है। यहां पर हम क्या देखते हैं कि दो मजबूत संस्कृतियां जो अपने कल्चर के हिसाब से काफी स्ट्रांग थी, वो दोनों नजदीक आती हैं। तो उसका प्रभाव क्या होता है? भारतीय समाज में भी पड़ता है और मुस्लिम समाज में भी पड़ता है। हमारी कुछ अच्छी चीजों को उन्होंने एडॉप्ट किया और उनकी कुछ अच्छी चीजों को हमने एडॉप्ट किया। भारतीय समाज में जो कलाकृति का एक जो रूप है, एक नया रूप देखने को मिला जो मुस्लिम समाज से भारतीय समाज में आया। इसके अलावा भारतीय समाज की कुछ प्रमुख विशेषताएं, चाहे वो आयुर्वेद रहा हो, चाहे वो स्थापत्य के क्षेत्र में रहा हो, वो मुस्लिम समाज ने उसको ग्रहण किया। तो देखा जाए भारतीय इतिहास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यदि हम डाटाबेस हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो वही हम देखेंगे ज्यादातर। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत हम देखते हैं रिजीम, उसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें कई अलग अलग वंशों के शासकों ने शासन किया। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि शुरुआत जो भारत में मुस्लिम शासन की जिसने शुरुआत की वो हमारा वंश था मामलुक वंश, या इसी को कह देते हैं गुलाम वंश। मामलुक वंश या गुलाम वंश,
ज्यादातर लोग इसको कॉमन वे में गुलाम वंश कह देते हैं, जो टेक्निकल वाइज रॉन्ग है, सही नहीं है। हमें इस वंश को मामलुक वंश कह देना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? क्योंकि जो मामलुक वर्ड है, इस मामलुक वर्ड का मीनिंग होता है कि जो स्वतंत्र मां बाप से उत्पन्न हुई संतान होता है। क्योंकि इस वंश की जिसने स्थापना की कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या था? ये आनुवांशिक रूप से गुलाम नहीं था, इसका जन्म स्वतंत्र मां बाप से ही हुआ था। तो इसलिए जो गुलाम वंश जिसको बोला जाता है, वो उसे गुलाम वंश ना बोल के क्या बोलना चाहिए, क्या प्रोनाउंस करना चाहिए? मामलुक वंश डायनेस्टी। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो पहला राजवंश हम देखते हैं मामलुक या गुलाम वंश, जिसका रिजीम 1206 से स्टार्ट होता है और 1290 एडी तक चलता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि मामलुक वंश के बाद दिल्ली की सल्तनत में दिल्ली की गद्दी पर खिलजी वंश आता है। और ये खिलजी वंश है, ये 1219 से 90 से लेकर 1312 एडी तक रूलिंग में रहता है, शासन करता है। ठीक है, खिलजी वंश के बाद गुलाम वंश खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। जो तुगलक वंश होता है हमारा, ये 1230 से लेकर 1413 तक लगभग रूलिंग करता है। 1320 से लेकर 1413 एडी तक ये शासन करता है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है, ये 1414 से लेकर 1450 तक ये रूलिंग में रहता है। और इसके बाद इस दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश हम देखते हैं लोधी वंश। इसका रिजीम 1450 से लेकर और पानीपत का जब तक युद्ध नहीं होता है, यानी कि 1526 एडी तक इसका रिजीम रहता है लोधी वंश का। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में काफी बार इस सीक्वेंस को पूछा गया है कि जो 5 राजवंश हुए दिल्ली सल्तनत में, इनका क्या सीक्वेंस बनता है टाइम के अकॉर्डिंग। तो बड़ा हमें याद रखना होगा, सबसे पहले हमको मामलुक या गुलाम वंश मिलता है, उसके बाद हमको खिलजी वंश मिलता है, उसके बाद हमको तुगलक वंश मिलता है, देन हमको सैयद वंश मिलता है, और उसके बाद लास्ट में हमको लोधी वंश मिलता है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ठीक है, काफी कुछ इसका समय भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस समय से भी कई बार मैंने एग्जाम में क्वेश्चन देखा है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस पूछ लेता है कि किसने अधिक समय और उससे कम समय के लिए शासन किया। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही से लिख रखा है आप लोगों के लिए। यदि ये 5 राजवंशों ने शासन किया इस दिल्ली सल्तनत में, तो इनके हम टाइम को देखें तो मैक्सिमम पीरियड के लिए हमारा तुगलक वंश ने शासन किया है। किसने शासन किया है? लगभग 93 इयर्स के लिए तुगलक वंश ने शासन किया है। इसके बाद देखें सेकंड नंबर पे आएगा हमारा मामलुक या फिर गुलाम वंश, इसने शासन किया है। थर्ड नंबर पर टाइम के अकॉर्डिंग आएगा लोधी वंश, इसने शासन किया है। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा आपका सैयद वंश, इसने शासन किया है। और फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका खिलजी वंश, इसने शासन किया है। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे कि सबसे अधिक समय के लिए दिल्ली सल्तनत में हमारा तुगलक वंश ने, नोट डाउन करना है तो नोट भी कर लें आप लोग, सबसे अधिक समय के लिए तुगलक वंश ने, उसके बाद मामलुक या गुलाम वंश ने, उसके बाद हमारा लोधी वंश ने, देन सैयद वंश ने, और सबसे कम टाइम के लिए शासन मिला जिसको खिलजी वंश ने शासन किया। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? चीज क्लियर है एकदम? ठीक है, अब हम बेटा हम लोग देखेंगे सबसे पहले अपना मामलुक या फिर गुलाम वंश को। मामलुक या गुलाम वंश को, तो जो मामलुक और जो गुलाम वंश है, इसका जो रिजीम हम देखते हैं 1206 से लेकर 1290 एडी तक। तो इसमें हम कई सारे शासकों को देखते हैं। तो उन शासकों को यदि हम देखें तो उसमें हम क्या देखते हैं,
सबसे पहले भारत में जिसने मुस्लिम राष्ट्र की नींव रखी वो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ध्यान रखना, मोहम्मद गौरी ये एक तुर्की आक्रमणकारी था, ये उसका जीते हुए क्षेत्र का भारतीय क्षेत्र में गवर्नर था और उसके प्रमुख सेनापतियों में से एक था। जब मोहम्मद गौरी यहां से भारत से वापस जाता है तो वो अपने जीते हुए क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर नियुक्त करके यहां से वापस चला जाता है। ठीक है। 1205 में जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है तो यहां के जो तुर्क सरदार थे वो ऐबक को यहां का सुल्तान बना देते हैं। पर ध्यान रखना, ये अपने आप को स्वतंत्र शासक नहीं मानता है और ये सिपह सलार की हैसियत से ही दिल्ली सिंहासन पर बैठता है। पर ये जो शुरुआती शासन जो करता है वो दिल्ली में ना करके कहां करता है, दिल्ली के बाहर लाहौर में करता है। ठीक है, क्योंकि इसकी शुरुआती शासन था, इसके मन में भी डर था कि ऐसा ना हो कि पहली बार दूसरे धर्म के व्यक्ति का शासन स्टार्ट हो तो यहाँ के लोग विद्रोह कर दें। तो इसने शुरुआती जो इसने राजधानी बनाई या इसके रिजीम में जो इसने राजधानी रखी वो लाहौर ही थी। ठीक है। 1206 में जब ये शासक बन जाता है तो इसका जो मेन मकसद रहता है वो यही रहता है कि जो इस क्षेत्र को उसने जीता है वो उसी क्षेत्र को सुरक्षित रखे। जब बेटा हम इसको थोड़ा और डीप पढ़ेंगे तब इसके बारे में और बताएंगे। अभी सिर्फ हम मामलुक वंश के राजवंशों को ही, वहां के उस रिजीम के प्रमुख शासकों को ही देख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला शासक आता है इल्तुतमिश। इसका जो रिजीम रहता है 1210 से लेकर 1236 एडी तक। ये इसका दामाद था। ठीक है, क्योंकि अचानक से इसकी डेथ हो जाती है तो ये अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं घोषित कर पाता है, इसलिए इसके दामाद इल्तुतमिश को ही इसका शासक, अगला शासक बनाया जाता है। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। इल्तुतमिश की डेथ के बाद जबकि इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को घोषित करके जाता है, पर ये मुस्लिम जो तुर्क सरदार थे ये किसी भी कंडीशन में ये सहन नहीं कर सकते थे कि एक महिला शासका उनके ऊपर शासन करे। तो इल्तुतमिश का जो पुत्र था सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है, तो ये बहुत कहीं योग्य नहीं था, पर फिर भी ये शुरुआत में इसका रिजीम जो था वो काफी ठीक था। तो जो तुर्क सरदार थे उन्होंने सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज को अगला शासक बना दिया। पर जैसे ही ये शासक बनता है तो बेटा वैसे ही क्या है, गलत रास्ते पे चला जाता है, विलासी प्रवृत्ति का हो जाता है। और ये इसकी जो दासी माँ थी, पहले ये तुर्क में दासी रही होगी इसकी माँ, ये दोनों लोग मिलकर आम लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं, तानाशाह का शासन करने लगते हैं, जिसकी वजह से बेटा क्या होता है, रजिया सुल्तान को मौका मिल जाता है। और आप इसका टाइम भी देख रहे हैं 1236 है। एक ही साल में क्या होता है कि रजिया सुल्तान इनको अबदस्त कर देती है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाती है। तो जो रजिया सुल्तान का जो रिजीम रहता है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है रजिया सुल्तान का रिजीम। तो ये इसका जो रिजीम रहता है वो 1236 से लेकर 1240 एडी तक इसका रिजीम है रजिया सुल्तान का। इसमें एक शासक होने की सारी योग्यताएं थी, सिवाय एक जो नहीं थी वो क्या थी कि ये महिला थी। यदि बेटा ये महिला नहीं होती तो भारत के एक प्रमुख शासकों में इसकी भी गिनती होती। रजिया सुल्तान की जब हत्या कर दी गई तो इसके बाद मोइजुद्दीन बहराम शाह को तुर्क सरदारों ने गद्दी पर बैठाया। मोइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। इसका रिजीम था 1240 से लेकर 42 एडी तक। ठीक है। इसके ही शासन के कुछ समय बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को गद्दी पर बैठाया गया। ठीक है। और यही बड़ा एक प्रमुख घटना और देखना कि इसी के समय में, बहराम शाह के समय में भी एक नया पद बनाया गया था, नायब का पद। नायब का पद जिससे बेटा क्या हो गया था, राज्य की शक्तियां दो लोगों में डिवाइड होना शुरू हो गई थी, एक तरफ सुल्तान में और एक तरफ नायब के जो पद, नया पद बनाया गया था।
ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका रिजीम 1242 से लेकर 44 AD तक था। ठीक है, ये इल्तुतमिश का ही ग्रैंड सन था। अमीर सरदारों ने इसको अगला शासक बनाया। पर बेटा यहां से क्या हम क्या देखते हैं, यहीं से क्या देखने से शुरू हो जाता है कि निर्बल शासक का दौर शुरू होता है बेटा, कमजोर शासकों का दौर शुरू होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सुल्तान के पद की गरिमा बेटा कम होनी शुरू हो जाती है। और 2 साल बाद ही हम एक अगले शासक को देखते हैं, नसरुद्दीन महमूद को। इसका रिजीम 1246 से लेकर 66 तक रहता है। इसको शांति, इसका जो समय था शांति का समय था। यहां पर बलबन काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। ठीक है, और बेटा हम तो इसको जो नसरुद्दीन महमूद है, इसकी तुलना आज के समय में मनमोहन सिंह से करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के प्रधानमंत्री। क्या कि जो हैसियत आपने मनमोहन सिंह की देखी, वही हम यहां पर नसरुद्दीन महमूद की देखते हैं। क्यों कि ये भी एक तरह का रबड़ स्टाम्प था। बगैर तुर्क अमीर सरदारों की परमिशन के ये बोल भी नहीं सकता था। वही कुछ आप समझ सकते हैं मनमोहन सिंह की। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोग समझ रही हैं। ठीक है, और ये बड़ा इतना निर्बल शासक था कि ये अपना खर्च भी शाही खजाने से नहीं दे सकता था। ये अपने हाथ से ही कुरान को लिखता था और उसको मार्केट में जाके बेच के अपना जीवन निर्वाह करता था, एक शासक होकर। ठीक है, इसके बाद एक काफी महत्वपूर्ण शासक हुआ गयासुद्दीन बलबन। इसका जो रिजीम था 1266 से लेकर 86 तक रहा। जो बलबन था, ये भी बेटा क्या है कि नीचे से उठा हुआ एक व्यक्ति था और आखिरी बेटा सुल्तान के पद तक जाता है। अपनी योग्यता के बल पर, अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर ये एक सैनिक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करता है और एंड में ये सुल्तान के पद को धारण करता है। ठीक है, इसके बाद कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स अगले शासक हुए बेटा। वो इसके ग्रैंड सन ही थे बलबन का। ये बलबन का पुत्र हुआ कैकुबाद, और शमसुद्दीन क्यूमर्स इसका ग्रैंड सन हुआ। ठीक है, ये बहुत ही, क्योंकि कैकुबाद कुछ समय बाद बेटा क्या हुआ कि जब शासक बनता है, इसकी भी ज्यादा एज नहीं होती है, 17-18 साल की उम्र में ये शासक बनता है, और कुछ समय बाद इसको पैरालिसिस हो जाता है। तो इसका जो पुत्र था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये लगभग 3 से 4 साल का एक बच्चा था, इसको शासक बनाया जाता है और बेटा इसकी हत्या करके ये राजवंश खत्म हो जाता है और अगला राजवंश खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा हमको देखना होगा। फिर हम इसी वंश को, मामलुक वंश को बेटा अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। पर बेटा जो हमने आज का जो वीडियो रखा है, सिर्फ दिल्ली सल्तनत को जानने के लिए मैंने ये वीडियो रखा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं बेटा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवा दिया, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है बेटा, ये बेसिक डाटा है। लाख बख्श कौन है, पहले ये समझो कि ये बदलाव क्यों आया। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में यही कुछ बताने की कोशिश की है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।